यूनिस्वॉप ने तरलता प्रदान करने के तरीके को पूर्ण डिजाइन किया है जिससे हमें 8% उपज प्रतिदिन मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक वास्तविक उपज मॉडल पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि व्यापारी शुल्क का भुगतान करते हैं और तरलता प्रदाता शुल्क प्राप्त करते हैं। यह वास्तव में आपकी तरलता को एक विशिष्ट रेंज के भीतर केंद्रित करके संभव बनाया गया है। अगर आपने यूनिस्वॉप पर तरलता प्रदान करने की कोशिश की है तो आप देखेंगे कि एक न्यूनतम मूल्य और एक अधिकतम मूल्य है। वहीं आप अपनी तरलता को केंद्रित करते हैं। यदि तरलता केंद्रित नहीं तो पूर्ण रेंज विकल्प चुनें। जोड़ी पर केवल 1% से 2% मिलेगा। विशिष्ट जोड़ी पर तरलता केंद्रित करने पर वार्षिक 150% तक प्राप्त करें। तरलता केंद्रित करने पर आपकी उपज बढ़ती है विशिष्ट मूल्य रेंज के कारण, जिससे आपकी पूंजी का अधिक कुशलता से उपयोग किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि यूनिस्वॉप वास्तव में क्या है। यूनिस्वॉप पांचवां सबसे बड़ा डीफाई प्रोटोकॉल है जिसमें 3.5 बिलियन से अधिक का टीवीएल है। यह 3.5 बिलियन से अधिक है। तरलता में अरबों के साथ वे कर्व फाइनेंस के ठीक पीछे दूसरे सबसे बड़े विकेंद्रीकृत एक्सचेंज हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यूनिस्वॉप आने वाले वर्षों में कर्व फाइनेंस को पार कर जाएगा, और इसका कारण यह है कि यूनिस्वॉप ने इन अपडेट्स के मामले में खेल को पूरी तरह से बदल दिया है। और अभी हम उनके V3 अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अंततः उनके पास V4, V5 और इसी तरह के नए अपडेट होंगे जो वास्तव में डीफाई क्षेत्र को बदलने के लिए पेश किए जाएंगे। यह कहते हुए यूनिस्वॉप का उपयोग करना व्यापारियों के दृष्टिकोण से बहुत सरल है। आपको बस पहले संपत्ति का चयन करना है जिसे आप व्यापार करना चाहते हैं, और दूसरी संपत्ति का चयन करना है जिसे आप व्यापार करना चाहते हैं, और फिर आप स्वैप बटन पर क्लिक करके उस व्यापार को निष्पादित कर सकते हैं। उपयोग करने के लिए सुपर आसान। अब पहले मैं यूनिस्वॉप V1 के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि ध्यान रखें हम V3 पर हैं। तो V1 क्या है और V2 क्या है? खैर, V1 ने आपको इथीरियम टोकनों को ERC20 टोकनों के लिए स्वैप करने की अनुमति दी, और मेरा मतलब यह है कि आप केवल ETH को ERC20 के लिए स्वैप कर सकते हैं, जैसे USDC। तो मूल रूप से अगर आप अपने USDC को DAI में स्वैप करना चाहते हैं तो खैर सीधे USDC को DAI में स्वैप करने के बजाय, जैसा कि हम अभी कर सकते हैं, आपको अपने USDC को एथीरियम में स्वैप करना होगा और फिर आपको अपने इथीरियम को DAI में स्वैप करना होगा। तो स्पष्ट रूप से यह बहुत परेशानी है और आप गैस शुल्क में बहुत अधिक भुगतान करने वाले हैं। खैर, यूनिस्वॉप V2 आया और इसने वास्तव में आपको ERC20 संपत्तियों को ERC20 संपत्तियों के लिए स्वैप करने की अनुमति दी। तो फिर आप सीधे USDC को DAI में स्वैप कर सकते थे। स्पष्ट रूप से यह एक बड़ा गेम चेंजर था। और कई प्रोटोकॉल जिसमें पैनकेक स्वैप और अन्य विकेंद्रीकृत एक्सचेंज शामिल हैं, वास्तव में यूनिस्वॉप V2 को फोर्क किया और इसे विभिन्न चेन पर लागू किया। पैनकेक स्वैप 2.4 बिलियन से अधिक के टीवीएल के साथ सबसे बड़ा केस स्टडी है, लेकिन स्पष्ट रूप से पैनकेक स्वैप यूनिस्वॉप के जितना अच्छा नहीं है, क्योंकि यूनिस्वॉप V3 विशेष रूप से यूनिस्वॉप के लिए है। यह कहते हुए यूनिस्वॉप V3 ने मूल रूप से निवेशकों को एक विशिष्ट रेंज के बीच अपनी तरलता केंद्रित करने की अनुमति दी। तो उदाहरण के लिए, अगर मैं इथीरियम से USDC के लिए तरलता प्रदान कर रहा हूं तो $0 से अनंत डॉलर की पूर्ण रेंज तरलता प्रदान करने के बजाय मैं $500 और दोहा $500 के बीच तरलता प्रदान करता हूं। मैं ऐसा क्यों करूंगा? खैर, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि इथीरियम अगले कितने भी वर्षों में $500 से नीचे जाएगा, और मुझे लगता है कि इथीरियम को $2500 तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। तो अगर मुझे संदेह है कि इथीरियम इस रेंज के बीच स्थिर रहेगा, तो क्यों ना अपनी तरलता को केंद्रित करें और अब उच्च उपज कमाएं। आपकी तरलता को केंद्रित करने का एक और प्रमुख उदाहरण यह है कि यदि आप स्थिर सिक्कों के लिए तरलता प्रदान कर रहे हैं तो स्थिर सिक्कों के लिए पूर्ण रेंज तरलता प्रदान करना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इसका कारण यह है कि स्थिर सिक्के $1 से जुड़े होते हैं, जिसका अर्थ है कि अधिकांश समय वे $1 के निशान पर होंगे। तो आप $0 से अनंत डॉलर तक तरलता क्यों प्रदान करेंगे? 99 सेंट से $1 और 1 सेंट तक तरलता प्रदान करना बहुत अधिक समझ में आता है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं ये उल्लेख करना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बात कर रहा हूं वह इस यूनिस्वॉप V3 गाइड में है, जिसे मैंने अभी जारी किया है। और मैं कहूंगा कि यह गाइड उस विवरण में बहुत अधिक गहराई में जाती है जिस पर मैं इस वीडियो में जाने वाला हूं, क्योंकि यह उदाहरण प्रदान करती है और इसमें 13 से अधिक पृष्ठ हैं। और हमेशा की तरह यह गाइड आपके लिए 100% मुफ्त है। यही इसके लिए बनाया गया था। आपको बस अपना नाम और ईमेल दर्ज करना है ताकि मैं आपको एक्सेस भेज सकूं। आप इसके लिए लिंक नीचे विवरण में पा सकते हैं। मुझे लगता है कि यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि पूर्ण रेंज से तिमाही तक उपज का अंतर क्या है, जिसे सामान्य भी कहा जाता है। तरलता और संकेंद्रित तरलता। इसलिए हम एथेरियम से USDC का उपयोग करने जा रहे हैं। एथेरियम नेटवर्क पर 0.05% शुल्क स्तर। पूर्ण रेंज तरलता के साथ हमें एथीरियम से USDC पर हर साल लगभग 13 से % कमाने का अनुमान है। स्पष्ट रूप से यह बहुत बुरा नहीं है। हालांकि यदि हम अपनी तरलता को $1000 से $2000 के बीच संकेंद्रित करते हैं तो हम वार्षिक 48% लाभ कमा सकते हैं। और मान लीजिए कि हम इसे थोड़ा और संकेंद्रित करें, जैसे $11200 से $1900।
अब हम वार्षिक 130% अनुमानित लाभ कमा सकते हैं। यह ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है और ये अनुमान है। यदि तरलता आपके रेंज से बाहर जाती है तो आप उस पर शुल्क नहीं कमा पाएंगे। जैसे ही यह आपके रेंज में वापस आता है, आप फिर से शुल्क कमाना शुरू कर देते हैं। मेरी पसंदीदा तरलता जोड़ों में एथीरियम से मैटिक और एथीरियम से रैप्ड बिटकॉइन शामिल हैं। इसका कारण यह है कि रैप्ड बिटकॉइन मूल रूप से एथीरियम नेटवर्क पर बिटकॉइन है और एथीरियम और बिटकॉइन दोनों एक दूसरे के साथ उच्च सहसंबंधित हैं। जैसा कि आप इस सहसंबंध सूचकांक से देख सकते हैं, उनका सहसंबंध 0.9 है, अधिकतम 1 होने के साथ ये एक दूसरे के साथ सुपर सहसंबंधित हैं। यही बात एथीरियम और मैटिक के साथ भी है, जो एक दूसरे के साथ सुपर सुपर सहसंबंधित हैं, जिसका अर्थ है कि यदि आप इस वीडियो को अब तक उपयोगी पा रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कुछ भी न चूकें। अब चलिए पूल किलर, जिसे अस्थायी हानि के रूप में भी जाना जाता है, के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मैं एथीरियम नेटवर्क पर रैप्ड एथीरियम से यूएसडीसी जोड़ी का उपयोग कर रहा हूं। हम प्रति एथीरियम टोकन $500 पर निवेश करते हैं, $8,000 से $2,000 के रेंज के साथ। और यह चार्ट हमें दिखाएगा कि हमारी संपत्तियां अस्थायी हानि के भीतर कैसे प्रदर्शन करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे एथीरियम की कीमत बढ़ने लगती है, हमें एथीरियम की तुलना में यूएसडीसी के प्रति अधिक एक्सपोजर मिलने लगता है। खैर, इस मामले में यह वास्तव में बुरा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एथीरियम की कीमत बढ़ने पर हम पैसे कमाएं और हम नहीं चाहते कि हमारा एथीरियम तुरंत यूएसडीसी में परिवर्तित हो जाए। अब हमारे रेंज के अंत में ऊपरी छोर पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरी तरह से यूएसडीसी होगा। और इसका कारण यह है कि जैसे जैसे कीमत रेंज के ऊपरी छोर अधिकतम रेंज की ओर बढ़ने लगती है, आपकी सभी संपत्तियां उच्च मूल्य वाली संपत्ति में स्थानांतरित हो जाती हैं। और फिर वही बात विपरीत दिशा में भी होती है। कीमत रेंज के निचले छोर पर आती है, हमें एथीरियम के प्रति अधिक एक्सपोजर मिलता है, जिसे हम नहीं चाहते। एथीरियम वह संपत्ति है जिसकी कीमत गिर रही है और संपत्तियां वास्तव में निम्न मैक्स मूल्य वाली संपत्ति में स्थानांतरित होती हैं। इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अस्थायी हानि वास्तव में कैसे काम करती है। तो मान लीजिए कि हम $1,000 कुल पूंजी के साथ एक तरलता पूल में निवेश करते हैं। हमारे पास एथीरियम के लिए $1,000 से $2,000 की रेंज है। खैर, अनुमान लगाइए, हम आगे बढ़कर वर्तमान कीमत पर 786 मूल्य का यूएसडीसी और $220 का एथीरियम डालने जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि एथीरियम $8,800 तक बढ़ जाता है। खैर, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास अब $8,011 का कुल है, $919 के बजाय। यदि हम अपने प्रारंभिक यूएसडीसी को रखते और अपने प्रारंभिक एथीरियम को अपने वॉलेट में रखते तो हमारे पास करीब $8,020 होते। स्पीकर एंड गन। जबकि हम एक तरलता पूल में हैं और हमारा एथीरियम यूएसडीसी में स्थानांतरित हो रहा है, हमारे पास यह मात्रा यूएसडीसी की है और यह मात्रा एथीरियम की है, जो हमें लगभग 1010 देती है। तो यही अस्थायी हानि है। हम अपनी लाभ में हैं, पर अगर वॉलेट में रखते तो हम अधिक पैसा कमा सकते थे। और यही कारण है कि आपको अपने पूलों का बैक टेस्ट करना चाहिए, अस्थायी हानि और शुल्कों की गणना करनी चाहिए। अगर हम इस पूल में 4 दिनों के लिए होते, वे शुल्क अस्थायी हानि की भरपाई कर देते, क्योंकि हम शुल्कों में अतिरिक्त $9 उत्पन्न करते। और यही वह चीज है जो बहुत से लोग नहीं समझते। बहुत से लोग बस पूल में कूद जाते हैं, सबसे अच्छे की उम्मीद करते हैं और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि अस्थायी हानि क्या है। यही कारण है कि आपको अस्थायी हानि के बारे में जानना चाहिए और गाइड में, जो नीचे दिए गए विवरण में लिंक किया गया है, हम विस्तार से बताते हैं कि अस्थायी हानि क्या है और यह वास्तव में कैसे काम करती है। और निश्चित रूप से अगर आप लोग डीफाई तरलता पूलों या यहां तक कि क्रिप्टो से संबंधित किसी भी चीज को मिस नहीं करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि मुझे ट्विटर पर फॉलो करें। मैंने हाल ही में एक पूरा थ्रेड पोस्ट किया है कि आप बाजार तटस्थ रणनीतियों के साथ पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो अगर हम एक एथीरियम से यूएसडीसी पूल में $10,000 का निवेश करते हैं, जिसमें प्रति एथीरियम $1,000 से $2,000 की रेंज है, और मान लेते हैं कि हम मध्य बिंदु पर $1,500 पर निवेश करते हैं, तो हमने मूल रूप से लगभग $5,000 का एथीरियम और $5,000 का यूएसडीसी रखा है। अब जब कीमत प्रति एथीरियम टोकन $2,000 है तो हमारे पास पूरा यूएसडीसी है। हमारे पास लगभग $10,606 का यूएसडीसी है। और अगर हम अपने एथीरियम और यूएसडीसी को अपने वॉलेट में रखते हैं तो हमारे पास $13,606 होगा। जबकि मान लीजिए एथीरियम $22,500 से घटकर $1,000 हो जाता है, तो तब हमारे पास कुल 7.5 एथीरियम होगा, जिसकी कीमत $7,500 है। इसलिए अगर हम अपने वॉलेट में केवल यूएसडीसी और एथीरियम रखते तो हमारे पास कुल $8,330 होता। लेकिन इसके बजाय हमारे पास कम है, और वह क्या है?
यह अस्थायी हानि है। आपको सावधान रहना चाहिए। मान लीजिए कि हम इस पूल में 6 महीने में 100% वार्षिक इकट्ठा किया, तो तब हमारे पास इतना पैसा होता कि अस्थायी हानि को संतुलित कर सके अगर कीमत $2000 तक बढ़ जाती, और फिर अगर कीमत $1000 तक गिर जाती तो हमारे पास अस्थायी हानि को संतुलित करने के लिए पर्याप्त होता, लेकिन एथेरियम की नकारात्मक मूल्य क्रिया की भरपाई भी कर पाते। और यही कारण है कि मुझे यूनिस्वैप के संकेंद्रित तरलता पूल पसंद है, क्योंकि एथेरियम की मूल्य क्रिया चाहे जैसी भी हो, मैं अर्जित शुल्क से पैसे कमा रहा हूं, और अधिकांश समय शुल्क कमाई एथेरियम की नकारात्मक मूल्य क्रिया की भरपाई करता है। हमारे पूलों को फिर से संतुलित करना मतलब अपनी स्थिति से बाहर निकलते हैं और एक नए रेंज के साथ नई स्थिति में प्रवेश करते हैं। माने जब अपने पूल में प्रवेश करते हैं तो एथेरियम की कीमत $500 है, तो फिर एथेरियम की कीमत कुछ सकारात्मक मूल्य क्रिया देखने लगती है, और यह लगभग मान लीजिए 1650 पर 1 या 2 महीने तक बनी रहती है। तो इस स्थिति में मैं क्या करता हूं, मैं वास्तव में अपने पूल से बाहर निकलता हूं और फिर मैं लगभग 1150 से 2150 की रेंज के साथ अपने पूल में फिर से प्रवेश करता हूं। मैं अपनी परिसंपत्तियों का संतुलन बनाए रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अधिकांश समय मेरे पास यूएसडीसी और एथेरियम के प्रति समान एक्सपोजर हो, यानी अगर मैं एक पूल में $1000 का निवेश कर रहा हूं तो मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरे पास एक परिसंपत्ति में अधिकतम $600 और दूसरी परिसंपत्ति में कम से कम $400 हो। अगर कीमत फिर से 1500 पर वापस जाती है तो हमें फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं सुनिश्चित करता हूं कि मैं लगभग 1 महीने तक इंतजार करूं। मैं बाजार की भावना देखता हूं कि क्या यह फिर से संतुलन बनाने के लायक है। मैं बताऊं कि मैं अपने यूनिस्वैप V3 संकेंद्रित तरलता पूलों के लिए रेंज कैसे चुनता हूं। ट्रेड और व्यू नामक सॉफ्टवेयर उपयोग करता हूं। इसका एक मुफ्त संस्करण और एक भुगतान किया गया संस्करण है। आपको मुफ्त संस्करण की आवश्यकता है। मान लीजिए कि हम एथेरियम में लिपटे बिटकॉइन में निवेश करना चाहते हैं। हम जो करने जा रहे हैं वह है WBTC और वेथेरियम को खोजना। यदि आप किसी परिसंपत्ति को एथेरियम के साथ जोड़ रहे हैं तो आपको वेथेरियम लिखना होगा, ठीक है। और इस मामले में मैं यह सुनिश्चित करने के लिए यूनिस्वैप पूल चुनने जा रहा हूं कि मैं वास्तव में सही पूल में निवेश कर रहा हूं, तो मैं इसे 2 घंटे के समय सीमा पर सेट करने जा रहा हूं। इस मामले में मैं इसे 3 घंटे के समय सीमा पर सेट कर सकता हूं, और इसका कारण यह है कि एथेरियम और लिपटे बिटकॉइन एक दीर्घकालिक पूल है, यह उतना लाभ नहीं देगा। लेकिन यह कहते हुए आप कुछ ब्लू चिप परिसंपत्तियों पर एक अच्छा लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं, तो मैं जो करूंगा वह है महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को खोजना। स्पष्ट रूप से हम समर्थन और प्रतिरोध के बारे में बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन मूल रूप से यहां हमारे पास एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है और यहां ऊपर हमारे पास एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर है। तो बस ऐसे ही हमने एक रेंज खोज ली है और हम इस रेंज में 15 सितंबर से हैं, जो कुल 180 दिन है। तो मेरी राय में यह निवेश करने के लिए एक काफी अच्छा पूल होगा, क्योंकि यह एक दीर्घकालिक पूल है। अब मैं जो करूंगा वह है समर्थन और प्रतिरोध के नंबर लेकर उन्हें uniswap.fish में डालना। तो यहां हमारे पास 12.69 और 15/2 हैं। बस ऐसे ही मैं अपनी रेंज डालने जा रहा हूं, और जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूल से सालाना लगभग 11% लाभ मिलने की उम्मीद है। अब व्यक्तिगत रूप से मैं इस पूल की कुछ दीर्घकालिकता का बलिदान कर सकता हूं ताकि वास्तव में अधिक लाभ कमा सकूं। तो मैं यहां जाऊंगा और एक और समर्थन स्तर की तलाश करूंगा। यहां नीचे एक अच्छा समर्थन स्तर लगता है। स्पष्ट रूप से अधिकांश समय हम इस रेखा के ऊपर होते हैं, जो अच्छा है। हालांकि कुछ दुर्लभ अवसर होते हैं जब हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन चलो देखते हैं। ठीक है, हम इसे थोड़ा नीचे भी ले जाएंगे, बस ऐसे ही। तो अब हमारे पास लगभग 23.11 और 24.76 की रेंज है। अगर हम अब इसे देखें तो हमारे पास 17% वार्षिक लाभ है। इस मामले में हमें तंग रेंज में बहुत बेहतर लाभ मिलता है। फिर भी इस पूल के लिए कुछ दीर्घकालिक संभावनाएं हैं। यह कहते हुए इस पूल की रेंज वास्तव में नीचे से ऊपर तक 12% है। इसका कारण यह है कि यह एक व्यवहार्य पूल है और यह एक उचित रेंज है, क्योंकि लिपटे हुए बिटकॉइन और एथेरियम दोनों बहुत उच्च रूप से संबंधित हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे पास उचित संबंधों के लिए एक उचित रेंज हो, इसलिए जोड़े के लिए जैसे लिपटे बिटकॉइन से लिपटे एथेरियम, मैं एक अर्धतंग रेंज का उपयोग करूंगा जो 10% से कम है। अब हमारे पास 4 विभिन्न रेंज स्तर हैं। पहला 10% से कम है, यह एक तंग रेंज स्तर है। हमारे पास 10 से 25% पर एक अर्ध तंग रेंज है, 25 से 40% पर अर्ध चौड़ी और 40% से अधिक पर चौड़ी है। इस सहसंबंध कैलकुलेटर पर, जिसके बारे में हमने बात की, 0.8 से ऊपर के सहसंबंध वाले किसी भी चीज के लिए मैं अर्ध तंग रेंज का उपयोग करता हूं। 0.6 से 0.8 के सहसंबंध वाले किसी भी चीज के लिए मैं एक अर्ध चौड़ी रेंज का उपयोग करता हूं। जिन पूलों में लंबी संभावनाएं होती हैं वे हमेशा दीर्घकालिक में जीतते हैं। वे हमेशा महीनों में अधिक पैसा बनाते हैं, जबकि केवल बहुत अधिक निवेश करने से अस्थायी हानि होती है और
फिर आप जानते हैं आप थोड़े फंस जाते हैं। आप हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप दीर्घकालिक पर ध्यान दे रहे हैं, और यदि मैं किसी क्रिप्टो से स्थिर मुद्रा पूल में कूद रहा हूं, जैसे एथीरियम से यूएसडीसी या मैटिक से यूएसडीटी, तो मैं 40% से अधिक की चौड़ी रेंज का उपयोग करूंगा। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि उस विशेष संपत्ति के लिए मेरे पास अपसाइड संभावनाएं हैं। इसीलिए यदि हम मैटिक से यूएसडीटी में निवेश कर रहे हैं, तो मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैटिक की कीमत बढ़ने पर मैं लाभ में हूं। सुनिश्चित करना है कि अस्थायी हानि से बहुत अधिक पैसा न खोऊं। सुनिश्चित करना है कि शुल्क अस्थायी हानि से अधिक हो। तो हम मैटिक की हाल की कीमत की गतिविधि को देखते हैं। हम लगभग 11 सेंट का एक ठोस रेंज सेट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं थोड़ा और पैसा कमाना, तो हम इसे $1 के आसपास सेट कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस मामले में मैं 11 सेंट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इसे लगभग 8.65 पर सेट करने जा रहा हूं। और इसका कारण यह है कि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जब मैटिक की कीमत बढ़े तो मैं पैसे कमाऊं जब यह कीमत बढ़े और अस्थायी हानि से प्रभावित न हो। और मान लीजिए कि मैटिक बढ़ता रहता है, ये थोड़ी गिरावट आती है, फिर बढ़ता रहता है, और फिर यह यहाँ के आसपास स्थिर होना शुरू होता है। जो मैं यहाँ करता हूँ वह यह है कि मैं अपनी स्थिति से बाहर निकलता हूँ और फिर मैं एक नए रेंज के साथ एक नई स्थिति में फिर से प्रवेश करता हूँ, कुछ इस तरह, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह मेरे पास वह विस्तृत रेंज बनी रहती है। इस तरह मैं तब अधिक पैसा कमा सकता हूं जब मैटिक की कीमत बढ़ती है। इसलिए यह सही समय पर पुनर्संतुलन, उचित रेंज का चयन करने और निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि शुल्क अस्थायी हानि से अधिक हैं। और निश्चित रूप से यह कहते हुए मैं वास्तव में सिफारिश करता हूं कि आप इस गाइड पर एक नजर डालें। वहां बहुत सारी जानकारी है जो कि मैं इस वीडियो में वास्तव में कवर कर सकता हूं, लेकिन आपको केवल ये वेबसाइटें जानने की जरूरत है: uniswap.org, defilab.xyz, uniswap.fish और निश्चित रूप से क्रिप्टो वॉच सह संबंध चार्ट। यदि आप एक और यूनिस्वैप वीडियो चाहते हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें जब सूचनाएं चालू हों, और मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वास्तव में उच्च भुगतान करने वाले यूनिस्वैप पूल कैसे खोजें। आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।